हेलो साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश शाह आज समव्यष्टि अर्थशास्त्र में एक नई सीरीज़ हमने चालू की है A6 और उसका पार्ट 1। ये सीरीज़ जो है वो थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, उत्पादक के व्यवहार से संबंधित है। उत्पादन से रिलेटेड हम बात करेंगे। इससे पहले वाली जो सीरीज़ थी उनमें हमने उपभोक्ता से संबंधित बात की थी, उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर उत्पादन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। उत्पादक का काम क्या है? उत्पादन करना, आउटपुट देना। आउटपुट के लिए इनपुट भी चाहिए जिसे हम आगत कहते हैं। उत्पादन के साधनों को व्यवस्थित करके, संयोजित करके उत्पादन करना, इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना, इनपुट को आगत को निर्गत में परिवर्तित करना, यह कार्य उत्पादक का है ना। अब यहाँ पर हम बात करें उत्पादन फलन क्या होता है। फलन अर्थात फलनात्मक संबंध। किसमें संबंध है? हम नाम क्या दे रहे हैं? उत्पादन। उत्पादन अर्थात आउटपुट। आउटपुट किस पर निर्भर करता है? इनपुट पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे निर्गत आउटपुट Q, इसको O भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड या आउटपुट। निर्गत इक्वल टू फंक्शन ऑफ F, फलनात्मक संबंध। ब्रैकेट में हमने ऐसे ही कोड वर्ड में x1 x2 x3 डैश डैश कर रखा है। ये सभी इनपुट हैं। आउटपुट जो है वो इनपुट पर निर्भर करता है, लेकिन ये भौतिक मात्रा से संबंधित है। इसे हम भौतिक आगत और भौतिक निर्गत के बीच फलनात्मक संबंध भी कह सकते हैं। इसे हम अभियांत्रिकी फलन भी कहते हैं, इंजीनियरिंग फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे इंजीनियरिंग फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है, भौतिक आगत और भौतिक निर्गत में संबंध को व्यक्त करता है। इसलिए इसे अभियांत्रिकी फलन भी कहा जाता है। भौतिक आगत और भौतिक निर्गत के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। इसे अभियांत्रिकी फलन भी कहते हैं। अब इस फलन में हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी साधनों की कीमतें शामिल नहीं होती हैं, तकनीक शामिल नहीं होती। इसमें तकनीकी दी हुई मानी गई है, साधनों की कीमतें दी हुई मानी गई हैं और ये निश्चित समय अवधि से संबंधित होता है। ये उत्पादन फलन की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर उत्पादन फलन शब्द तो बोला, लेकिन उत्पादन क्या होता है? प्रोडक्शन क्या होता है? किसको बोलते हैं प्रोडक्शन? प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ऐसी प्रक्रिया जिससे किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि हो, मूल्य में वृद्धि हो, या उपयोगिता का सृजन हो, मूल्य का सृजन हो। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ वैल्यू, है ना, या इंक्रीज इन वैल्यू या इंक्रीज इन यूटिलिटी। इस प्रोसेस को हम उत्पादन कहते हैं। कैसे? जैसे एक बढ़ई है, कारीगर है, वो लकड़ी से सोफ़ा बनाता है, लकड़ी से दरवाज़ा बनाता है, लकड़ी से टेबल बनाता है तो लकड़ी ही, लेकिन उसने उस लकड़ी पर काम किया। अब उस लकड़ी की वैल्यू बढ़ गई या उस लकड़ी की उपयोगिता बढ़ गई। तो जिस प्रोसेस से किसी वस्तु की उपयोगिता या मूल्य का सृजन या वृद्धि होती हो, उस प्रोसेस को हम उत्पादन कहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन हमने राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर में भी देखा था। हमने 4 साधन लिए थे, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। मार्शल ने यहाँ उत्पादन के 4 साधन बताए हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन।
संगठन के फिर से मार्शल ने 2 भाग किए हैं। प्रबंधन आज की तारीख में वर्तमान समय में संगठन को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रबंध और साहस, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। अब यहाँ पर उत्पादन के साधन के बारे में हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और साधनों के कई वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। ये तो हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के फर्स्ट यूनिट में भी संसाधनों के बारे में जब बात की थी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना, आर्थिक समस्या क्या है, वहाँ पर भी हमने यही बात की थी कि संसाधन सीमित हैं, संसाधनों के कई वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो साधनों की ये विशेषता है और जो सीमित होता है उसी की कीमत होती है। उत्पादन के साधन सीमित होते हैं एवं इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। अब उन साधनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला साधन जैसे हमने देखा भूमि, हम देखें कि भूमि का अर्थ केवल प्लॉट या खेत से नहीं है, इस जमीन से नहीं है। भूमि का विस्तृत अर्थ है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, जंगल है, पहाड़ है, पानी, नदियाँ, खदानें, ये सारे प्राकृतिक संसाधन भी भूमि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये क्या है? नेचर गिफ्टेड है, प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। भूमि को हमने बनाया नहीं है, ये प्रकृति ने हमें फ्री में गिफ्ट दिया है। तो प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। सभी प्राकृतिक संसाधन भूमि के अंतर्गत ही आते हैं। सीमित पूर्ति, हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं क्या? हम भूमि की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते। गतिहीनता, क्या भूमि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? नहीं जा सकती है, इसमें गतिहीनता का गुण है। निष्क्रिय साधन, इनएक्टिव है ना, सेल्फ स्टार्ट नहीं है। भूमि ऐसा साधन है जिस पर यदि श्रम और पूंजी कार्यशील नहीं होंगे तो कोई उत्पादन नहीं होगा। सेल्फ स्टार्ट नहीं है, भूमि स्वयं कोई उत्पादन नहीं कर सकती है जब तक कि श्रम और पूंजी उस पर कार्य न करें। इसलिए यह निष्क्रिय साधन कहा गया है। उपजाऊ शक्ति और स्थिति में अंतर, फर्टिलिटी अलग अलग है। कोई ज़मीन जो है वो मोर फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। कोई लेस फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है, उस पर उत्पादन कम होता है। फिर लोकेशन, सिचुएशन, कोई ज़मीन बहुत दूर है, कोई बहुत निकट है, लोकेशन पर भी डिपेंड करता है, फर्टिलिटी पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, हम ये तो पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय आय में भी कि भूमि का जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है, उसे क्या मिलता है? रिटर्न। भूमि की कीमत क्या है? हाँ, वेजेस, सॉरी, भूमि की जो कीमत है इसे हम बोलते हैं रेंट। लगान कहा जाता है। नेक्स्ट है श्रम, लेबर। किसको कहते हैं? श्रमिक। हमारे पिक्चर दिमाग में यही आती है कि जो सड़क पर जो काम कर रहे हैं वही श्रमिक हैं, खेतों में काम कर रहे हैं वही श्रमिक हैं। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति श्रमिक है। क्यों? मुद्रा के बदले में अपनी सेवाएं जो भी बेचता है वे सभी श्रमिक हैं। शारीरिक श्रम होता है, मानसिक श्रम भी होता है ना। तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का श्रम हो और वो कौन सा हो? आर्थिक हो, तब हम उसे श्रम कहेंगे। जैसे मैं मेरी बच्ची को खिला रहा हूँ, घर पे खाना भी खिला रहा हूँ, उसके साथ खेल रहा हूँ, है ना, या बूढ़े लोगों को मदद कर रहा हूँ, ये मुद्रा से जुड़ा हुआ नहीं है, ये श्रम में शामिल नहीं होगा। सारा शारीरिक और मानसिक जो श्रम किया गया या सेवाएं दी गई हैं जो कि आर्थिक हैं, आर्थिक की श्रेणी में आती है, अर्थ से जुड़ी हुई हैं, वे श्रम में आती हैं। कि श्रमिक की शारीरिक और मानसिक सेवाएं जो आर्थिक हों। उत्पादन का सक्रिय साधन है, सेल्फ स्टार्ट है। श्रमिक को स्टार्ट करना नहीं पड़ता है, सेल्फ स्टार्ट है ना। तो श्रमिक
उत्पादन का सक्रिय साधन है। नाशवान है, नाशवान किन अर्थों में? जैसे आज के दिन यदि मैंने कोई कार्य नहीं किया, आराम किया, तो आज का दिन समाप्त हो गया, है ना। अब कल तो नया दिन आएगा। अर्थात यहाँ समय से संबंधित है श्रम। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, यदि हमने कार्य नहीं किया तो उस दिन का जो श्रम है वो नष्ट हो गया। गतिशील है, हम चाहे वहाँ कार्य के लिए जा सकते हैं, हम स्थिर नहीं हैं। बेलोचदार पूर्ति, हमें आज अचानक बहुत ज़्यादा श्रमिक चाहिए, ला सकते हैं? नहीं ला सकते, है ना। या काम नहीं दोगे तो पड़ा पड़ा वो श्रम वेस्ट भी हो जाएगा। मांग या पूर्ति के अनुसार तुरंत श्रम में परिवर्तन नहीं हो सकता। और श्रम की पूर्ति का मुख्य स्रोत क्या, मेन सोर्स क्या है? पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। उत्पादन का साधन और साध्य दोनों है ना। साधन और साध्य दोनों कैसे? उत्पादन का साधन तो चलो श्रम है, लेकिन साध्य भी है। कारण क्या है? श्रमिक काम क्यों कर रहा है? उपभोग करने के लिए। अर्थात श्रमिक जो है वो उत्पादक भी है और उपभोग भी करता है। उत्पादन और उपभोग दोनों करता है, इसलिए इसे साधन और साध्य दोनों कहा गया है। पूंजी, अगला। पूंजी का अर्थ यहाँ केवल रुपयों पैसों से नहीं है, कैपिटल, है ना। ये उन सभी वस्तुएं इसमें शामिल हैं जो अन्य वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। पूंजी में वे सभी वस्तुएं, अर्थात अपन यदि शॉर्ट में समझें, जितने भी मशीन हैं, प्लांट हैं, उपकरण हैं, ये सारी मशीनरी जो है ना वो पूंजी है। क्यों? क्योंकि वह अन्य वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। देखिए, जिस धन का उत्पादन हेतु उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, जिस धन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है पूंजी कहा जाता है। वे टिकाऊ वस्तुएं, ये मशीन, उपकरण, प्लांट, ये सब क्या हैं? टिकाऊ वस्तुएं हैं। वे टिकाऊ वस्तुएं जिनका उत्पादन अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे मशीन, प्लांट, उपकरण आदि। और ये क्या है? मनुष्य द्वारा निर्मित है, नेचर गिफ्टेड नहीं है। मशीनों को हमेशा मनुष्यों ने ही बनाया है। ये हमें ध्यान रखना है कि पूंजीगत साधन जो हैं वो मानव निर्मित हैं, मनुष्यकृत हैं। निष्क्रिय साधन अपने आप तो नहीं चलेगा, एक बटन भी दबाना पड़ेगा तो वो तो श्रमिक ही दबाएगा। इसलिए पड़े पड़े कोई मशीन प्रोडक्शन नहीं कर सकता जब तक कि श्रम उस पर कार्य ना करे। तो ये भी निष्क्रिय साधन है। मूल्य ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है। जैसे जैसे मशीन चलेगा वैसे वैसे टूट फूट और घिसावट उसमें होगी, जिसके कारण उसका मूल्य कम होगा। तो पूंजी में डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास होता है। फिर हम बात करें संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या काम करता है? उत्पादन के जितने भी उपलब्ध साधन हैं उनका श्रेष्ठ तरीके से संयोजन करना, इस प्रकार से साधनों का उपयोग करना, इस अनुपात में उपयोग करना कि लागत कम से कम आए और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। उत्पादक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए कॉस्ट को मिनिमम करना आवश्यक होता है। इसलिए उपलब्ध संसाधनों को इस अनुपात में संयोजन करना कि इससे अधिकतम लाभ हो। उत्पादन के साधनों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से संयोजित करना, न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन करना, ये संगठन का उद्देश्य होता है। साहस, इसी के अंदर हमने फिर साधन लिखा, इसके अंतर्गत ही आता है साहस, है ना। साहस या साहसी, ये क्या काम करता है? एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? जो जोखिम उठाता है, जो रिस्क उठाता है। उत्पादन करने की रिस्क उठाना, यह कार्य साहसी करता है। और यहाँ पर नेगेटिव इनकम भी होती है, अर्थात जरूरी नहीं है कि लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है। इन साधनों को
हानि नहीं होती है, इनकी नेगेटिव इनकम नहीं हो सकती है, इसकी नेगेटिव इनकम होती है। साहसी का मुख्य काम क्या है? जोखिम उठाना, रिस्क एवर्जन, रिस्क उठाना, अनिश्चितता वहन करना, अनसर्टेनिटी को बियर करना है, महत्वपूर्ण निर्णय करना है इसका, कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, कौन सा उद्योग लगाना है, उद्योग कहाँ लगाना है, कौन सी तकनीक का उपयोग करना है, ये सारे साहसिक निर्णय जो हैं वो साहस द्वारा लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पादन फलन के प्रकार पे। अल्पकालीन उत्पादन फलन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, नाम से ही क्लियर है, अल्पकालीन, शॉर्ट रन, अल्पकाल से संबंधित है। ये क्या होता है? अल्पकाल समय की छोटी अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल एक साधन को ही हमने परिवर्तनशील माना है और वो है श्रम, लेबर, है ना। श्रम को हम परिवर्तनशील साधन मान लेते हैं और अन्य सभी साधनों को हम स्थिर मानते हैं। तो अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन अर्थात श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं और उत्पादन पर क्या प्रभाव होता है इसका अध्ययन हम अल्पकालीन उत्पादन फलन में करते हैं। इसमें उत्पादन की तकनीकी स्थिर रहती है लेकिन साधनों का अनुपात बदलता जाता है। देखिए, अल्पकाल में दी हुई तकनीक के अंतर्गत एक या अधिक साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। उत्पत्ति के नियम, पुराने जो अर्थशास्त्री हैं, है ना, वो कहते हैं उत्पत्ति के नियम, लॉ ऑफ रिटर्न्स, और नए अर्थशास्त्री कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दोनों एक ही बात है, का नियम अल्पकाल से संबंधित है। ठीक है, क्लियर बात इतनी ही है कि अल्पकाल में श्रम परिवर्तनशील है और अन्य साधन स्थिर रहते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, ये दीर्घकाल से संबंधित है, लंबे समय अवधि से संबंधित है, और जब समय अवधि लंबी होती है तो हम सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं। अल्पकाल में मान लो विदेश से किसी वस्तु की मांग आ गई, है ना, विदेश से यदि वस्तु की मांग आ गई तो हम सभी नया प्लांट तो लगा नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, श्रमिकों की संख्या बढ़ा के अधिक उत्पादन करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए अल्पकाल में केवल श्रम परिवर्तनशील है, लेकिन दीर्घकाल हमें 1 साल 2 साल 5 साल में यदि विदेशों को किसी वस्तु की पूर्ति करनी है तो 5 साल में तो हम नई मशीनरी लगा सकते हैं, नया प्लांट लगा सकते हैं। तो दीर्घकाल समय की लंबी अवधि है, इसमें उत्पादन का कोई साधन स्थिर नहीं रहता, सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है और कोई भी साधन स्थिर नहीं है। पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल, पैमाना शब्द आ जाए हमें ध्यान रखना है कि ये दीर्घकाल से संबंधित है, पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित है। ठीक है, ये अल्पकालीन उत्पादन फलन हुआ और ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन हुआ।